हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे आगे के बचे हुए टॉपिक्स हैं। अभी तक हमने एम्पियर का परिपथीय नियम, बायो-सैवर्ट नियम और उससे रिलेटेड जितने भी नियम थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सभी को अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। तो अब उसके आगे के जो हमारे टॉपिक हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, धारावाही चालक पर बल और समांतर तारों के बीच बल। यानी हम साइक्लोट्रॉन की डिफिनीसन और उससे रिलेटेड जो उसके कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में देखेंगे। और धारावाही चालक पर बल और बल के लगने की दिशा के जो नियम होते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो क्या होता है साइक्लोट्रॉन? तो साइक्लोट्रॉन आवेशित कणों तथा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने की युक्ति है, यानी एक्सेलरेट करने की ये एक डिवाइस होती है। किसको? आवेशित कणों अथवा आयनों, यानी उन्हें हम क्या कह देते हैं? आयन। तो इनको क्या करने के लिए यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन का? तो इनको त्वरित करने के लिए, यानी इनको एक्सेलरेट करने की एक डिवाइस है। इसका आविष्कार 1934, तो सन से आपको उतना लेना देना नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो लॉरेंस एवं लिविंगसन, तो ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने साइक्लोट्रॉन की खोज की थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने की ये एक युक्ति है। और आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि के लिए इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? क्रासित वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि क्या होता है क्रासित वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र। तो उसी का यूज यहाँ पर किया जाता है साइक्लोट्रॉन में आवेशित कणों की ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए। और साइक्लोट्रॉन में इस तथ्य का उपयोग भी किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण की जो आवृत्ति है वो कण की ऊर्जा पर डिपेंड नहीं करती है। अब इसकी रचना देख लेते हैं। तो ये एक फिगर बना हुआ है, आपकी बुक में दूसरी टाइप से फिगर बना होगा, लेकिन ये 3D फिगर यहाँ पर है क्योंकि इस प्रकार से, और आपको बुक में दूसरी प्रकार से फिगर बना हुआ मिलेगा, लेकिन आपको इसी समझना है, उससे भी आप समझ जाएंगे क्योंकि दोनों ही फिगर सेम टू सेम है। तो रचना इसमें क्या होती है? एक अर्धवृत्ताकार डी आकार के धातु के दो सपाट पात्र D1 और D2 होते हैं। तो ये देखिए आपकी बुक में केवल और केवल इतना फिगर बना हुआ होता है, ऊपर के दोनों नहीं बने हुए होते हैं। तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2, यानी इस तरफ वाला ये भाग हो गया D2, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें डीज कहा जाता है। और डीज के बीच एक उच्च प्रत्यावर्ती विभव 10⁵ वोल्ट की कोटि का तथा उच्च आवृत्ति स्रोत लगाया जाता है, यानी उस स्रोत का जो विभव होता है वो होता है 10⁵ वोल्ट। 10⁵ वोल्ट उस स्रोत का विभव होता है। और उसकी जो आवृत्ति होती है वो 10 से लेकर 15 मेगासाइकिल की कोटि की होती है। और डीज को विद्युत रोधी बॉक्स में, जिसमें कम दाब पर निष्क्रिय गैस भरी होती है, उससे ढक दिया जाता है। तो इससे इसको ढक दिया गया और पूरे उपकरण को एक प्रबल विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिया जाता है। तो ये जो देख सकते हैं आप, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो दोनों, यानी कि पूरे उपकरण को एक प्रबल विद्युत चुंबक के ध्रुवों के बीच रख दिया जाता है और यह विद्युत चुंबक डीज के तल के लंबवत प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इन मैग्नेट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है वो हमको देखने को मिले, यानी प्रबल चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन चुंबकों का उपयोग किया जाता है, जो कि ऊपर और नीचे उसमें लगाए जाते हैं। यानी इसी के बीच में उस डीज को रखा जाता है, उस उपकरण को रखा जाता है। अब देख लेते हैं इसकी कार्य विधि के बारे में, यानी किस प्रकार से वर्क करता है, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है उसके बारे में। तो डीज के बीच रखे स्रोत से उत्पन्न धन आयन उस डी की ओर आकर्षित होता है जो उस क्षण ऋण विभव पर है। यानी ये है स्रोत हमारा, ये इस जगह स्रोत है। तो इस जगह से क्या होता है कि जो उत्पन्न होता है, जो धनायन उत्पन्न होता है, वो डी की ओर आकर्षित होता है, जो उस क्षण कहाँ पर है? ऋण विभव पर है, यानी ऋण विभव वाले डीज की ओर आकर्षित होता है। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण धन आयन डीज के भीतर वृत्ताकार पथ पर चलते हैं। हमने आपको पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कोई कण लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय यानी कि वृत्ताकार पथ पर चलता है। तो उसी का यूज यहाँ पर होगा, क्योंकि ये यहाँ पर
लंबवत है, इसीलिए लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पर जो इसका वृत्तीय पथ होगा धनायन का वो कैसा होगा, वो होगा वृत्ताकार। और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र और आरोपित वोल्टता की आवृत्ति को इस प्रकार हमको व्यवस्थित करना है कि जैसे ही वो आयन कहाँ से डीज से बाहर निकले तो उसकी ध्रुवता जो है वो बदल जानी चाहिए। ऐसा हमको इस प्रकार से इसको सेट करना होता है। या हम ये कह सकते हैं कि उसे ऋण विभव से धन विभव और धन विभव से ऋण विभव हो जाना चाहिए जैसे ही वो जो आयन है वो डी से बाहर निकलता है, डी से बाहर निकलता है। और इससे क्या होता है, आयन पुनः त्वरित होता है और अधिक वेग से अधिक त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है, यानी उसकी स्पीड है जो वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। और बार बार जब वो त्वरित होता है तो वो बार बार अधिक वेग से एक अधिक त्रिज्याकार पथ में देखिए किस प्रकार से ये बढ़ता जाता है। और यह घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि आयन उसकी परिधि पर नहीं पहुंच जाता, यानी जो ये आयन है ये स्रोत से निकलकर ऐसे घूमते घूमते जब तक ये परिधि तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रक्रिया जारी रखी जाती है। और वहाँ पर जब परिधि में यानी कि डीश की परिधि पर एक विक्षेपक प्लेट लगी रहती है जो उस आयन को उस लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर देती है जिससे आयन को टकराना है। तो ये देखिए ये टारगेट है और यहाँ पर एक विक्षेपित प्लेट लगी हुई होती है, तो ये उस आयन को इस टारगेट की ओर कर देती है जिससे उसको क्या करना है, टकराना है। तो ये हमने पहले आपको बताया कि साइक्लोट्रॉन का उपयोग किस लिए किया जाता है, आवेशित कणों और आयनों को उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने के लिए। तो देखिए स्रोत से स्टार्ट होती है प्रक्रिया और त्वरित होते होते इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और फिर ये जब परिधि पर पहुंचता है डीज की तो वहाँ पर जो विक्षेपक प्लेट होती है ये इसे आयन की ओर यानी कि टारगेट की ओर कर देती है जिससे उसको टकराना है। तो ये इसकी पूरी कार्य विधि थी। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकली फॉर्म में कि किस प्रकार से इसके जो फॉर्मूले हैं वो हमको मिलते हैं। तो जो वृत्तीय पथ के लिए चुंबकीय बल है वो आवश्यक अभिकेंद्र बल भी प्रदान करेगा जिसके बारे में हम पीछे पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो बल होगा लॉरेंज बल QEB और एक होगा अभिकेंद्र बल mv²/r और एक v से एक v यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो r बराबर mv/QB, वही फार्मूला जो हमको पीछे भी मिल चुका है। तो r बराबर mv/QB होगा। अब क्या होगा, आयन का कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है v/r, यानी कि ये हो जाएगा QB/m। अब लिया गया अगर समय हमको निकालना है तो ये हो जाएगा π/ω यानी कि πm/qm यानी कि QB। तो समय जो होता है वो आयन की चाल पर निर्भर नहीं करता, यहाँ से हमको पता चला। क्योंकि देखिए जो ये T वाला फार्मूला आया यानी जो T बराबर πm/QB आया तो इसमें देखिए कहीं पर भी वेग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आयन की यानी जो आयन का समय है, जो समय है वो आयन की चाल पर डिपेंड नहीं करता। T नॉट डिपेंड द स्पीड ऑफ आयन, तो आयन की स्पीड पर वो निर्भर नहीं करता। और अब आगे हमको अगर आवर्तकाल का फार्मूला निकालना है तो हम वहाँ पर T बराबर 2πm/QB हो जाएगा, क्योंकि ये आवृत्ति का अपोजिट होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है जो आवर्तकाल होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हमको गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो हम इसी फार्मूले की सहायता से ही ये सभी चीज़ें वहाँ पर निकाल लेंगे। तो देखिएगा जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, तो यहाँ पर v की जगह वही मान रख देंगे। तो जो फाइनल फार्मूला आएगा q² b² r²/2m, ये फार्मूला हमको यहाँ पर गतिज ऊर्जा का भी मिल जाएगा। किसके लिए, साइक्लोट्रॉन के लिए। और इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखें तो इसको हम 2n/v भी लिख सकते हैं। और साइक्लोट्रॉन के विषय में आपको एक विशेष बात है जो याद रखनी है कि साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता, यानी साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता, क्योंकि इसके नाम से लगता है साइक्लोट्रॉन तो ये इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के काम नहीं आता, क्योंकि और किस लिए काम नहीं आता, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होता है और इनका वेग शीघ्र ही अधिक हो जाता है। कि इसकी डीज के भीतर जो परिक्रमण आवृत्ति है वो प्रत्यावर्ती दोलक की आवृत्ति से कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन अनुनाद से बाहर परिक्रमण
करने लगता है और इसकी ऊर्जा बढ़नी बंद हो जाती है, और इसका उपयोग ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के काम नहीं आता। इससे जो आवेशित कण है या कोई आयन है उसको त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन की सहायता से। तो ये बात आपको याद रखनी है, कहीं पर भी आए बहुविकल्पी क्वेश्चन या लघु उत्तरी क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं करता है। तो ये था टॉपिक साइक्लोट्रॉन का। अब हम आगे देख लेते हैं बल की दिशा निकालने के कुछ नियम है। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के नियम पढ़े थे पहले, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, 2 नियम हम पढ़ चुके थे। तो वो दोनों नियम निकालने के थे, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के। और अब हमको पढ़ना है बल की दिशा निकालने के 2 नियम है। तो जिसमें पहला है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, क्योंकि नियम नंबर 1 वो तो यूज होता है क्या निकालने में, बी निकालने में, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालने में। और जो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 है ये यूज होता है किस क्या निकालने में, बल की दिशा, एफ की दिशा निकालने में इसका यूज होता है। तो देखिए किस प्रकार से होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो यदि हम अपने दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाएं, यानी हमको अपने दाएं हाथ का पंजा फैला लेना है, कुछ इस प्रकार से हम बना देते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से दाएं हाथ का पंजा पूरा फैलाकर इस प्रकार रखना है हमको कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को डिनोट करे। अंगूठा है वो धारा की दिशा को डिनोट करे और जो फैली हुई अंगुलियां हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, ये जो फैली हुई अंगुलियां हैं ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यानी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करें। तो चालक पर जो लगने वाला बल होगा वो हथेली के लंबवत हथेली के धक्का देने की दिशा में होगा, यानी इस ओर होगा जो बल की दिशा है, यानी एफ की दिशा है। तो यही होता है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। हमको दाएं हाथ की हथेली फैला लेनी है इस प्रकार से, और जो अंगूठा है वो किसको डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है धारा को, यानी कि करंट को। और जो फैली हुई अंगुलियां हैं हमारी वो किसको डिनोट करती हूँ, अगर वो डिनोट करती हूँ चुंबकीय क्षेत्र को। तो जो हमारी हथेली के धक्का देने की दिशा होगी, यानी हथेली के लंबवत जो धक्का देने की दिशा होगी वो दिशा डिनोट करेगी किसी बल की दिशा को, यानी कि बल की दिशा को। तो ये उससे रिलेटेड है, यानी दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बल की दिशा बताने के लिए। अब चलिए आगे देख लेते हैं दूसरा नियम बल की दिशा निकालने का, जो कि है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो क्या होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसको भी देखते हैं। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तो आपको थोड़ा सा कल्पना कर लेना है कि आपने बाएं हाथ का जो अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाना है कि बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत रहें। हम कुछ यहाँ पर बना भी देते हैं। ये हो गया बाएं हाथ का अंगूठा, ये उसके पास वाली उंगली, और जिसके बाद वाली उंगली है इसको भी इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये हो गया अंगूठा और इसके लंबवत है ये जो उसके पास वाली उंगली है, और उसके भी लंबवत ये जो तीसरी उंगली है, यानी अंगूठे के पास वाली दोनों उंगलियों को हमको इसी प्रकार फैलाना है कि एक दूसरे के लंबवत रहें। अब क्या है, अब ये है कि यदि जो उंगली है यानी अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी ये जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी को डिनोट करे, और बीच वाली उंगली धारा आई की दिशा को डिनोट करे। ये जो बीच वाली उंगली ये धारा की दिशा आई को डिनोट करे, तो जो अंगूठा होगा वो बल, यानी अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा, और यही बल की दिशा ही हमको ज्ञात करनी थी। तो इस प्रकार से यूज होता है किसका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का। तो आपको अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से, यानी बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। तो जो अंगूठे के पास वाली उंगली है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को दर्शाए, तो जो अंगूठा होगा वो चालक पर लगने वाले बल को डिनोट करेगा। तो ये दोनों नियम हो गए। अब आगे टॉपिक धारावाही चालक पर बल। तो धारावाही चालक पर बल का एक हमको फार्मूला निकालना है डेरिवेशन की सहायता से। तो इस प्रकार से कुछ हम बना लेते हैं फिगर को।
ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसमें ये एक कोई धारावाही चालक तार है, और इसमें लगने वाले बल की दिशा है वो होगी ऊपर की ओर F। इस प्रकार से हमने इस फिगर को बना लिया। अब क्या करना है हमको, तो चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को ही वैद्युत धारा कहते हैं। तो पहले हम वैद्युत धारा का वो वाला फार्मूला लिखेंगे जो हमने पढ़ा था कहाँ पर, वैद्युत धारा में, यानी कि I बराबर NEA/VD। और यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है उसको भी हम लिखेंगे। तो वो होगा F बराबर QVB होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमको V लेना है वो लेना है अनुगमन वेग, और जो Q लेना है यानी आवेश, आवेश है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश डायरेक्ट हम ले लेंगे यहाँ पर, और B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा। अब क्या है कि पूरे चालक का आयतन क्या है, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, चालक का आयतन हो गया A इंटू L। तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो NaL होगी, यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरे चालक में क्या होगी, NaL। अतः पूरे चालक पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, तो पूरे चालक पर लगने वाला बल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर बल, यानी F' इसको मान लेते हैं, तो F' इंटू इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर जो लॉरेंज बल है यानी कि EVD B साइन थीटा इंटू NaL, ये इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो गई। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये हो जाएगा NaVD E इंटू BL साइन थीटा। और ये क्या है, ये I का फार्मूला है जो हमने ऊपर भी लिखा है, यानी इसकी जगह I रख देंगे तो जो फाइनल फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा, ये फार्मूला हो गया। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये फार्मूला हम सीधा इतना यूज कर सकते हैं, F बराबर IBL न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ये दोनों फार्मूले हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं, और इसी फार्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा भी निकाल लेते हैं। वैसे तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं, लेकिन यहाँ से भी चुंबकीय क्षेत्र की जो परिभाषा है वो निकलती है, और इसका फार्मूला और विमीय सूत्र भी यहीं से हमको पता चलता है। IL साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, B बराबर F/IL। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डिफिनीशन यहाँ से भी हमको देखने को मिलती है, और जो जिसका मात्रक होता है वो भी हो जाएगा, F का मात्रक न्यूटन और I का एम्पियर और मीटर, यानी न्यूटन बटे एम्पियर मीटर ये B का मात्रक होता है। और B के कई सारे मात्रक होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो B का मात्रक हो गया एक न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और उसके साथ ही टेस्ला भी चुंबकीय क्षेत्र यानी B का ही मात्रक होता है, और एक टेस्ला यानी टेस्ला और न्यूटन अपान एम्पियर मीटर ये दोनों बराबर होते हैं, यानी एक टेस्ला बराबर 1 न्यूटन बाई एम्पियर मीटर। तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसके अलावा जो एक अन्य इसका मात्रक है जो कि होता है गॉस, तो उसके लिए आपको याद रखना है, तो इसका एक अन्य मात्रक क्या है, गॉस, और 1 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर बराबर 10⁴ गॉस होता है। तो ये आपको मान याद रखना है न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि जब वहाँ पर अगर जो मात्रक है, जो यूनिट है वो टेस्ला में दी गई है या न्यूटन अपान एम्पियर मीटर में दी गई है, और उसको गॉस में चेंज करना है, तो वहाँ पर हम 10⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया अब B का फार्मूला। और अब देख लेते हैं B का विमीय सूत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है। ये होता है MT-2 A-1, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का विमीय सूत्र। अब आगे टॉपिक है और लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, जो कि है दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, या उसी को हम एम्पियर की परिभाषा, यानी उसी से एम्पियर की परिभाषा भी निकलती है। तो हमको पता है कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, अगर कोई चालक है उसमें हमने धारा प्रवाहित की और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और यदि हम इस चालक के समीप एक दूसरा धारावाही चालक रख दें तो पहले वाले चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव होगा, यानी वो आपस में एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे। और इसी प्रकार जो पहला धारावाही चालक होगा वो दूसरे धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल का अनुभव करेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पास पास रखे दो धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के
कारण एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए दो धारावाही चालक ले लिए हैं, और यानी कि PQ और RS, ये है PQ और ये RS। तो PQ और RS कागज के तल में, और इनमें क्रमशः I1 और I2 धाराएं, और इनके बीच की जो दूरी है वो है R। तो इसमें I1 I2 धाराएं, तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस होगा, इसमें जो धाराएं होंगी वो एक ही दिशा में होंगी, I1 और I2, और इनके बीच की जो दूरी है वो होगी R। अब क्या होगा, PQ के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यानी PQ के कारण RS पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और RS के लिए PQ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम दाएं हाथ की हथेली के, पहले तो हम यहाँ पर फार्मूला लिख लेते हैं, यानी कि B बराबर म्यू नॉट, B1 बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R। तो ये क्या है, ये PQ की धारा के कारण RS के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब दाएं हाथ की हथेली के नियम से हम यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है तल के लंबवत और अंदर की ओर और बाहर की ओर, वो यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये हमने जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको डिनोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बल की दिशा निकालेंगे। यहाँ पर अब हम बल की दिशा निकालेंगे, तो RS की L मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का जो परिमाण है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो अभी हमने पढ़ा धारावाही चालक पर लगने वाला बल, F बराबर I2 B1 L sin 90। I2 B1 L ये कहाँ पर है, ये RS की L मीटर पर लंबाई पर लगने वाला बल है। अब B1 का मान ऊपर से हमको पता है, तो हम यहाँ पर सीधे मान रख देंगे, I2 और B का मान 1/2 पाई I1 R, और ये जो L है ये आ जाएगा इधर, यानी कि F/L बराबर I2 म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान R। तो ये जो फाइनल फार्मूला हमको मिलेगा ये मिलेगा F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, और इसका जो मात्रक होगा ये होगा न्यूटन बाई मीटर। तो ये तो हमने एक के लिए निकाला, इसी प्रकार से हमको दूसरे के लिए भी निकालना है। और अगर धाराएं उनमें समान है, यानी I1 बराबर I2 बराबर I है, तो यही फार्मूला हो जाएगा F/L बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I स्क्वायर बाई R। तो ये फार्मूला हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं, तो ये है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, यहीं से हमको एम्पियर की परिभाषा भी मिलेगी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, जो एम्पियर की परिभाषा, उसको भी देख लेते हैं। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे दो ऋजुरेखीय लंबे व समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो देखिए ये दोनों एक ही चीज़ है, यानी एम्पियर की परिभाषा और दो समांतर तारों के बीच लगने वाले बल, दोनों का फार्मूला, यानी कि फार्मूला एक ही है, और इसी से एम्पियर की परिभाषा निकली हुई है। तो ये जो 2 × 10⁻⁷ है, यानी कि F/L का जो मान होता है वो क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ आता है। और ऐसा क्यों आता है, क्योंकि जो म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट है, यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, और म्यू नॉट का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। और ये जो 2 पाई है, 2 पाई से 4 पाई यहाँ पर कट जाता है, तो फिर F/L का मान आता है 2 × 10⁻⁷, और यही होती है क्या, यही एम्पियर की परिभाषा है, यही एम्पियर की परिभाषा है। तो ये ऑल ओवर टॉपिक था, यानी जिसमें हमने 3 जो हमारे टॉपिक थे बड़े बड़े उनको हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।